अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 19 का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें से एक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिके एंड हाफ लाइफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, सबसे पहले हमने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया था कि जो नंबर ऑफ़ डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में होंगी वो डिपेंड करेंगी कि उस न्यूक्लियाई के ओरिजिनल नंबर जो हैं वो कितने हैं। यानी अगर स्टार्टिंग में हमारे पास अगर ओरिजिनल नंबर ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब नंबर ऑफ़ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो इसलिए हमने लिखा है इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द नंबर ऑफ़ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड of radioactive substance is directly proportional to original number of parent nuclei of the sample। मतलब जितने हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे उतनी जो रेट होगा डिके का वो ज़्यादा होगा। अब अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी जो पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीन्स टाइम is directly proportional to n naught। n naught means original number of parent nuclei। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस और लेमडा कांस्टेंट देंगे। माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो रेट ऑफ डिके है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे ही डिके का प्रोसेस शुरू होता है तो ये n जो है ये कम हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेमडा है, ये लेमडा एक कांस्टेंट है, इसको हम डिके कांस्टेंट भी कहते हैं या हम इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है माइनस साइन शोज दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इन सारे पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया है। वेयर डेल्टा एन इज़ द नंबर ऑफ parent nuclei decayed into daughter nuclei and n naught is the number of parent nuclei and lambda is the decay constant of radioactive sample। अब ये जो इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन 1 हमें क्या देगी? इक्वेशन 1 हमें न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है। इक्वेशन 1 हमें देगी कि कितनी डिसइंटीग्रेशन हुई, यानी कितने नंबर न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट हो गए डेल्टा टी टाइम में जब ओरिजिनल न्यूक्लियाई n नॉट थे और उस रेडियो एक्टिव सैंपल का जो डिके कांस्टेंट था वो लेमडा था। तो इक्वेशन 1 गिव्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी। अच्छा, आप एक बात समझें, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये इक्वेशन तो हमें देगी कि कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए, पर अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितने न्यूक्लियाई अभी भी हमारे जो हैं वो यानी रिमेनिंग हैं जो कि डिके होने वाले हैं, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। The number of remaining radioactive nuclei after time t is given by applying the mathematics on equation 1। इस equation 1 पे अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे जो कि तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी n इज़ इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लेमडा टी। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड और n नॉट का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और ये लेमडा डिके कांस्टेंट है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये बताएगी कि कितने न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपको बताएगी कि कितने न्यूक्लियाई अभी भी हमारे पास हैं जो कि डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं। अच्छा, आप देखें इस इक्वेशन को अगर आप केयरफुली देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। एक्सपोनेंशियल इन नेचर हम उसको कहते हैं यानी जो चीज़ पहले बहुत तेज़ी से हो रही हो और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट जो है वो स्लो हो रहा हो। तो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस भी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब शुरुआत में रेडियो एक्टिविटी डिके जो है वो फास्ट होगी पर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोसेस कम होती जाएगी। इसका मेन रीज़न ये है कि शुरुआत में हमारे पास
जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हैं वो कम होते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे तो डेफिनेटली रेट भी कम होता जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस जो है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर है। एक्सपोनेंशियल इन नेचर को समझ लें, पहले वो प्रोसेस फास्ट होगा और बाद में वो प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा और वो प्रोसेस कब ख़त्म होगा ये इनफाइनाइट टाइम लेगा। यानी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। इन द बिगनिंग द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके फास्ट होगा एंड देन डिके स्लोज डाउन, फिर डिके आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा एज द टाइम पासिस, जैसे टाइम गुजरता जाएगा। एंड टाइम रिक्वायर इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीट डिके, यानी पूरा डिके होने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए। ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। सपोज़ करें हमारे पास शुरुआत में 16 नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई थे। अब हम समझ लेते हैं 10 सेकंड के बाद हमारे जो हैं हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बचे हैं और 8 न्यूक्लियाई हमारे जो हैं वो डिके हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में जो डिके का रेट था, समझे कि ये आप ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास 16 न्यूक्लियाई मौजूद थे और एक सेकंड के बाद हमने देखा तो हमारे पास 8 न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इसका मतलब है 8 न्यूक्लियाई हमारे 1 सेकंड में डिके हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो डिके का रेट है वो 8 न्यूक्लियाई पर सेकंड है। पर जब आप नेक्स्ट सेकंड में देखेंगे, अब समझिए यहाँ से यहाँ तक हमें एक और सेकंड हमने वेट किया तो हमने देखा हमारे पास 4 न्यूक्लियाई अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 4 न्यूक्लियाई डिके हो गए हैं। तो इसका मतलब है नेक्स्ट सेकंड में जो रेट है वो 4 न्यूक्लियाई पर सेकंड है। पहले 8 न्यूक्लियाई पर सेकंड था, अब 4 न्यूक्लियाई पर सेकंड है। फिर अगर हमने 1 सेकंड और वेट किया तो हमने देखा 4 न्यूक्लियाई से हमारे पास 2 न्यूक्लियाई आ गए। इसका मतलब है 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके हो गए। तो अब जो रेट रहा वो 2 न्यूक्लियाई पर सेकंड है। शुरुआत में 8 न्यूक्लियाई पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद 4 न्यूक्लियाई पर सेकंड, फिर 2 न्यूक्लियाई पर सेकंड। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ डिके है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस ग्राफ में क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट जैसे कि हमने इस इक्वेशन में डिस्कस किया था, तो ये डिके कांस्टेंट को अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डिके कांस्टेंट को हम इस इक्वेशन 1 से ऐसे बना सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 से इसको ऐसे बनाएंगे तो इसकी डेफिनेशन भी होगी डेल्टा एन अपॉन एन, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल डिकिंग। डेल्टा एन का मतलब है डिकेड न्यूक्लियाई और एन नॉट का मतलब है ओरिजिनल न्यूक्लियाई। तो हम इसको फ्रिक्शनल डिकिंग कर सकते हैं। तो फ्रिक्शनल डिकिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द डिके कांस्टेंट। ये इसकी हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाई है कि डेल्टा एन बाय एन को हम कहेंगे फ्रिक्शनल डिकिंग और डेल्टा टी को हम कहेंगे पर यूनिट टाइम। तो डिके कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शनल डिकिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द डिके कांस्टेंट। अगर आप इसका यूनिट बनाना चाहें तो डेल्टा एन और एन का यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी टाइम का यूनिट बचेगा और टाइम डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हम इसको कहेंगे द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज़ पर सेकंड। ठीक है, तो डिके कांस्टेंट का यूनिट जो है वो आपका पर सेकंड है। अच्छा, आप ये बात आप याद रख लें, जो डिके कांस्टेंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। ये सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। डिके कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज करने से भी नहीं चेंज होगा, प्रेशर चेंज करने से भी नहीं चेंज होगा। ये हर मटेरियल के पास अपना अपना होता है, यानी ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब याद रखिएगा, ये डिके कांस्टेंट किसी मटेरियल का हाई भी हो सकता है, किसी मटेरियल का लो भी हो सकता है। अगर डिके कांस्टेंट हाई होगा तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, यानी हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जल्दी जल्दी से जो है वो डिके होता जाएगा। अगर ये डिके कांस्टेंट का वैल्यू लो होगा, इसका मतलब होगा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो स्लो होगा और हमारा न्यूक्लियाई ज़्यादा टाइम लेगा डिके होने में। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है? तो एक्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने नंबर डिसइंटीग्रेट हो गए,
कितने नंबर पेरेंट न्यूक्लियाई डाटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो के होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एक्टिविटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स ऐसा यूनिट इज़ बैक्यूअल, क्योंकि बैक्यूअल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, तो इसलिए हम कहते हैं एक्टिविटी का जो यूनिट है वो बैक्यूअल है। और ये बैक्यूअल जो होता है वो एक बहुत छोटा यूनिट होता है। बैक्यूअल की मीनिंग होती है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। बैक्यूअल बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम इसका बड़ा यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसका बड़ा यूनिट है क्यूराई। और ये जो क्यूराई है ये 3.7 × 10⁻10 बैक्यूअल के बराबर होता है। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करवाएं। ये जो इक्वेशन नंबर ए जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर ए है, जो कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू लेमडा एन है। तो हम कह सकते हैं, यानी हम इसकी जगह पे लेमडा एन जो है वो रख सकते हैं। लेमडा डिके कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो किसी भी टाइम पे हम एक्टिविटी ऐसे दे सकते हैं। अब आप ये बात याद रखिएगा कि एक्टिविटी हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास एन है ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। शुरुआत में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, और बाद में ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होते जाएंगे, तो हम कहेंगे हमारी जो एक्टिविटी है वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी एक्टिविटी कांस्टेंट नहीं होती है, एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं वो कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होते जाते हैं। एक्टिविटी इज़ नॉट कांस्टेंट but decreasing exponentially, means at the starting activity is fast but it is decreasing at the as time passes। अगर आप इक्वेशन 2 को देखें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जो हमें नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई बताती हैं। अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे लेमडा मल्टीप्लाई करें तो कुछ सीन इस तरह बनेगा, आप देख सकते हैं नीचे। हमने इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, हमने दोनों साइड्स पे लेमडा मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें लेमडा मल्टीप्लाइड बाय एन, ये कहेगी एक्टिविटी, प्रेजेंट एक्टिविटी, और एन नॉट मल्टीप्लाइड बाय लेमडा ये कहेगा स्टार्टिंग एक्टिविटी। तो आप देखेंगे ये एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, द इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द एक्टिविटी आफ्टर टाइम t and it is very much clear the activity is not constant but decreasing exponentially। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं एंटी टेस्ट में कि एक्सपोनेंशियली कांस्टेंट होती है या डिक्रीज़ होती है, या डिक्रीज़ कैसे होती है। तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट भी नहीं होती है और ये डिक्रीज़ होती है एक्सपोनेंशियली। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। अब जैसे कि आपने देखा कि रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज़, यानी जो हमारी डिके प्रोसेस है वो एक्सपोनेंशियल है नेचर में। इसका मतलब है कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल हमारे पास होगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा कंप्लीट डिके होने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को देखें, तो अगर हम हाफ लाइफ टाइम को डिस्कस ना करें तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की नेचर तकरीबन सेम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी बिहाफ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अलग है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अलग है, और उसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। जैसे मैंने लिखा है, एट द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस हैज़ एक्सपोनेंशियल नेचर एंड रिक्वायर्स एन इनफाइनाइट टाइम फॉर डिसअपीयर कम्प्लीटली, देयरफॉर हाफ लाइफ टाइम इज़ मोर यूजफुल टू डिस्टिंग्विश वन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम अदर। अब आप देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डिके टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल नंबर, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने कितना टाइम लिया आधे नंबर डिके होने तक, ये बात आप यहाँ समझ सकते हैं। अब आप समझें कि सपोज़ करें हमारे पास शुरुआत में 16 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। अब समझें कि 1 सेकंड के बाद हमारे पास 8 न्यूक्लियाई मौजूद हुए, तो हम इस 1 सेकंड को इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। यानी हाफ लाइफ टाइम होगा तो ये जो इनिशियल नंबर है उसके आधे नंबर से डिके हो जाएगा।
यानी शुरुआत में 16 थे, अब 8 हो गए। अब जब इसको नेक्स्ट हाफ साइकिल लगेगा, जब इसको एक दूसरा सेकंड लगेगा, तो आप देखेंगे ये हमारे जो 8 हैं, 8 में से 4 हो जाएंगे। और फिर जब एक और सेकंड लगेगा तो ये 8 से 2 हो जाएंगे, और जब एक और सेकंड लगेगा तो ये 2 से 1 हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हाफ लाइफ टाइम एक वो टाइम होता है जिसमें हमारा न्यूक्लियाई जो है वो 50% जो है वो डिके हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब आप ऐसे समझें, शुरुआत में कंसीडर करें आपके पास 1 किलोग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। अब समझें उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 1 आवर है। तो 1 आवर के बाद आप देखेंगे आपके पास आधा किलोग्राम वो सब्सटेंस बचेगा, यानी 50 ग्राम बचेगा। और फिर जब आप 1 आवर के बाद देखेंगे तो आपके पास 250 ग्राम्स जो हैं वो बचेंगे। और जब आप एक और हाफ सेकंड के बाद देखेंगे तो 250 का आधा हो जाएगा। यानी सपोज़ करें पहले आपके पास 100% था, एक हाफ लाइफ टाइम गुजरने के बाद 50% हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ साइकिल गुजरने के बाद जो है 25% हो जाएगा, फिर 25 से 12.5 हो जाएगा, फिर 12.5 से 6.25 हो जाएगा। इस तरीके से ये डिके होता जाएगा। तो आई होप कि आप हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन समझ गए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप वाकई इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। सो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम रिलेशन डिस्कस करेंगे, और वो रिलेशन है कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। अब स्टूडेंट एक मिसकॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, और वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। स्टूडेंट कहते हैं कि डिके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल है उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाफ लाइफ टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट, या डिके कांस्टेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ टाइम, और ये इनके बीच में रिलेशन है। अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि अगर डिके कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी हमारी फास्ट होगी। एक्टिविटी अगर हमारी फास्ट होगी तो टाइम कम लगेगा, इसका मतलब है हाफ टाइम कम होगा। अगर डिके कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा इसका मतलब है एक्टिविटी हमारी स्लो होगी, तो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है द हाफ लाइफ टाइम एंड डिके कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और फिर मैं आगे लिख रहा हूँ द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियम इज़ 1590 ईयर्स, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडान इज़ ओनली 3.825 डेज, और द हाफ लाइफ टाइम ऑफ कार्बन C14 इज़ 5730 ईयर्स। ये MCQs आपकी एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। और अब हम डिस्कस करेंगे मीन टाइम। अब देखें मीन टाइम क्या होता है। तो मीन टाइम को हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, यानी डिके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम मीन टाइम कहते हैं। या मीन टाइम की डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 67 ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, यानी वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 67% तक डिके हो जाए। इसका मतलब है बाकी जो हमारे पास अनडिकेट रेडियो एक्टिव मटीरियल बचेगा वो 37% बचेगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होता है या मीन टाइम ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें 50% डिके हो जाता है, और मीन टाइम वो होता है जिसमें 67% डिके होता है। यानी सपोज़ करें अगर हमारे पास 100 ग्राम्स हैं तो जब हाफ लाइफ टाइम होगा तो हमारे पास 50 ग्राम्स बचेंगे, और जब मीन टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास 37 ग्राम्स बचेंगे। अब आप मुझे डिसाइड करके बताएं कि कौन सा टाइम ज़्यादा है, हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा है या मीन टाइम ज़्यादा है। और इनके बीच में मैंने रिलेशन भी दिया है कि हाफ टाइम इज़ इक्वल टू 0.693 इंटू मीन टाइम। ये रिलेशन है, इस पर हम MCQs भी कर सकते हैं। तो आप इन पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से रीड करें, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और MCQs आपको तब समझ में आएंगे जब आपके पास हाफ लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट होगा। और हाफ लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट ये है
कि एक हाफ लाइफ गुजरेगा तो 100 से 50 हो जाएगा, दूसरा हाफ लाइफ साइकिल गुजरेगा तो 50 से 25 हो जाएगा, फिर 25 से 12.5 हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आप अच्छे तरीके से देख लें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे MCQs डिस्कस करेंगे। और लास्ट में वही बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड के साथ